और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में हर बीतते मिनट के साथ ही चीजें तेजी से बदल रही हैं। वहां पर तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपने कब्जे को पूरा कर लिया है। काबुल में राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में लेने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हो चुकी है और तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ शांतिपूर्ण संबंध चाहता है। साथ ही वहीं कल आपको बता दें कि राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर चले गए हैं। उनका कहना है कि खून खराबे को रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। अफगानिस्तान में खून खराबा ना हो, इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात बनाने के लिए पूरी तरह से अब तालिबान तैयार है। और अफगानिस्तान में आपको बता दें कि जमीनी हालात क्या है वहां पर, उसकी आपको बात बताते हैं। राष्ट्रपति गनी के देश छोड़ने के बाद तालिबान जो लड़ाके हैं वो काबुल के राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो चुके हैं। काबुल को घेरने के बाद सत्ता के शांतिपूर्ण ट्रांसफर को लेकर हो रही बातचीत के बीच खबर आई है कि राष्ट्रपति गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसे कमर्शियल उड़ानों के लिए खास तौर पर अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि सेना जो है वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। कमर्शियल उड़ानों के बंद होने का मतलब ये हुआ कि डरे सहमे जो अफगानी नागरिक हैं उनके भागने का जो आखिरी रास्ता था वो भी बंद हो चुका है। और सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे मारूफ रजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। आखिर अफगानिस्तान में जिस तरीके से अगर देखें पूरी तैयारी के साथ तालिबान ने चहलकदमी की है और आखिरी दिन वो आ गया जब अफगानिस्तान पर उसने कब्जा किया है और ऐलान भी किया है, तो कहीं ना कहीं क्या ये देखा जा सकता है कि अफगानिस्तान जिस तरीके से वहां के राष्ट्रपति चले गए, सेना द्वारा वहां पे विरोध नहीं जताया गया, तो क्या आसानी से हथियार डाल दिया तालिबान के सामने? देखिए, इस मसले की बारे में तीन चार विषय हैं जिसके बारे में हमें और गहराई में समझने की जरूरत है। पहली बात यह है कि तालिबान इस मौके का इंतजार कई सालों से कर रहा था और इसके जिनको समझ थी उनको समझ आ जानी थी। हालांकि अब अमेरिका में कहा जा रहा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर यही रहा है, लेकिन जो देखने वाले हैं बता सकते थे कि अमेरिका के साथ जो पीस टॉक्स तालिबान ने शुरू किए थे करीब 1.5-2 साल पहले, उनका लक्ष्य ये था कि अमेरिका को धोखा देके वहां से हटाया जाए। और आज हमको ये भी साबित हो गया कि अमेरिका के अंदर इससे लंबी लड़ाई लड़ने की कोई चाह नहीं थी। तो उन्होंने ये कोशिश की कि अमेरिका को एक किस्म से समझा दें कि आप जाएं वहां से, हम पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। तो अमेरिका जब वहां से गया तब तालिबान को यह साबित हो गया कि अब उनको कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि मेरे को लगता है कि अफगान जो नेशनल आर्मी है जिसमें अमेरिका ने $80 बिलियन से ज्यादा खर्च किया है उनको तैयार करने के लिए, इन लोगों को खरीदा गया था। क्योंकि अफगानिस्तान की इतिहास है कि उनके सैनिक एक फौज और दूसरी फौज के बीच में फर्क नहीं समझते, जहां ज्यादा पैसा मिलता है वहां जाते हैं। नहीं तो ये किसी हाल से कोई भी मेरे को समझा नहीं सकता कि ये जो सेना थी अफगानिस्तान की, जो तालिबान से कई ज्यादा साइज में बड़ी थी और उनकी तादाद जो है तालिबान के डबल बताया जाता है, और हथियार, हेलीकॉप्टर, आर्मर्ड कार, सब कुछ उनके पास था, तो क्यों वो नहीं लड़े? हालांकि वही अफगान है जो इतने साल अमेरिका के साथ लड़े हैं, वही अफगान जो रूसियों के साथ लड़े हैं पहले, जैसे आपको याद होगा। तो अब वो तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं लड़े? क्योंकि उनको पता था कि तालिबान आएगा, और जब आएगा अगर वो उनके खिलाफ खड़े होंगे तो उनकी जो फैमिलीज है, बहन बेटी जो भी है, उन सब के ऊपर भी तालिबान का एक किस्म से अजाब आएगा। तो उन्होंने एक हथियार रख दिए और हट गए रास्ते से। तो तालिबान आसानी से पूरे अफगानिस्तान को 4 महीने में उसने टेक ओवर कर लिया। तीसरी बात यह है कि अमेरिका का ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर रहा है, जिसमें उनके पास इतनी सामान होने के बाद, इतने सैटेलाइट, इतने ड्रोन होने के बाद, इतने उनके जासूस फैलाने के बाद, उनको ये नहीं पता था कि उनके जाने के साथ साथ ही महीने 1.5 महीने के अंदर
तालिबान पूरे अफगानिस्तान को कब्जा कर लेगा। और इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान को पैदा किया है, पाकिस्तान ने तालिबान को हथियार दिए हैं, और कहते हैं कि पाकिस्तान के ही सैनिक और भूतपूर्व सैनिक, जो रिटायर्ड सैनिक है, वो तालिबान को एक किस्म से वो है उनके कमांडर, वो उनको ले जा रहे हैं आगे तक। इसलिए तालिबान ने बिल्कुल एक सेना की तरह ये कार्रवाई की है। जैसे आपको याद होगा कि 50 साल पहले हमारी सेना ने बांग्लादेश, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, उस पर कब्जा किया, क्योंकि सेना का काम करने का तरीका जो है वो देखेंगे कि वो प्लान के तहत चलते हैं। तो तालिबान तो बिल्कुल एक बार फिर से हमारे कंसल्टिंग एडिटर टाइम्स नेटवर्क के उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से वो अफगानिस्तान के आज के हालात के बारे में नहीं बल्कि पहले के हालात के बारे में बता रहे थे, और किस तरीके से इसमें कैसे ये जो पूरा एक फेल्योर है वो सामने आया है। और एक बार फिर से जुड़े हमारे टाइम्स नेटवर्क के कंसल्टिंग एडिटर मरूफ रजा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे किस तरीके से ये एक झलक नहीं देखने को मिल रहा है कि जैसे सैनिकों ने हथियार डाल दिया और राष्ट्रपति देश छोड़कर चले गए। 20 साल पुरानी जो तस्वीरें, अगर आप उसे एक बार फिर से याद करें तो नहीं लगता कि फिर से वही चीजें, तालिबानी जो चीजें हैं अफगानिस्तान पर हावी होने वाली हैं। और इतनी आसानी से अगर सिर्फ अफगानिस्तान की बात ना की जाए, समूचे विश्व स्तर पर अगर बात की जाए तो सबके लिए चुनौती भरा समय है इस वक्त। बिल्कुल, सबके, देखिए, चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका का ये एक आखिरी एक पोस्ट था एशिया के अंदर, जहां पे वो दिखाना चाहता था कि अमेरिका जो है रूस और चाइना के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अब जब जिस किस्म से अमेरिका ने एक दुम दबा के विड्रॉल किया है बागराम और काबुल से, उससे तो ये क्लियर हो गया है कि अमेरिका के अंदर लड़ने की चाह और शक्ति नहीं रही है, जिस किस्म की ऐलान वो करता आया है। और सारे दुनिया के बड़े बड़े देशों ने, यूरोप के पावर्स ने, सबने अमेरिका की निंदा की थी कि आप इतने जल्दी क्यों भाग के निकल जा रहे हैं, क्योंकि इसके जाने से ही वहां पे नाश होगा। दूसरी बात यह है कि 1991, 94 और 99 तक जो तालिबान ने अफगानिस्तान में एक किस्म से तबाही मचाई थी, वो डर अभी सबके अंदर है, खास करके अफगानिस्तान की आबादी की। अगर तालिबान जिस किस्म से एक कठोर किस्म का इस्लामिक शरिया रूल करेगा, तो लोगों को पढ़ाई लिखाई के लिए, औरतों को मार्केट में जाने के लिए, और किसी भी इंसान को म्यूजिक या पिक्चर वगैरह देखने के लिए रुकावट डालेंगे, और अफगानिस्तान फिर 100 साल पीछे चला जाएगा। तो अमेरिका का ये भी एक किस्म से डिफीट है कि उन्होंने 20 साल में खाली आतंकवादी के नाम पे इधर उधर भागदौड़ मचाई रखी, इतना पैसा खर्च किया वहां पे। अगर वो पैसा पाकिस्तान को दे देते, उसका 1/4 हिस्सा भी, तो पाकिस्तान तब भी तालिबान या किसी के जरिए अफगानिस्तान को लेके पाकिस्तान शायद खुद भी चमक जाता, इनको भी चमका देता। अभी पाकिस्तान को पैसा चाइना दे रहा है, और चाइना की कोशिश ये है कि अफगानिस्तान पे जब पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, एक तो पेशावर से लेके काबुल तक वो एक हाईवे बनाएंगे जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनेगा। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर बहुत मिनरल वेल्थ है, बहुत मिनरल है, जिसको चाइना खोद के निकालना चाहता है और अपने आप को दुनिया का नंबर 1 पावर बनाना चाहता है। जैसे कंप्यूटर, माइक्रोचिप, इन चीजों के लिए मिनरल की जरूरत है। और तीसरी चीज है, अफगानिस्तान के अंदर खुद के अंदर काफी ट्रेड की शक्ति है। दुनिया के ज्यादातर ड्राई फ्रूट वहां से आते हैं। दुनिया का ओपियम ट्रेड जो है वहां से आता है, जिसका फायदा पाकिस्तान आर्मी हर साल उठाती आई है। कम से कम $20 बिलियन का ओपियम ट्रेड तो पाकिस्तान आर्मी लेती है। तो इसलिए उनका एक किस्म से अफगानिस्तान एक खजाना है, और उस खजाने पे कब्जा करने के बाद वो आगे अपनी नजर बढ़ाएंगे सेंट्रल एशिया में, जैसे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये देश जो हैं, जहां पे पुराना रूस का होल्ड था,
लेकिन अब पाकिस्तान वहां पे जाके पूरा एक इस्लामिक एमिरेट बनाना चाहता है। जैसे शायद आपको पता होगा कि 1960 के अंदर गमाल अब्दुल नासिर ने मिडिल ईस्ट के अंदर अरब रिपब्लिक था, इजिप्ट, सीरिया और आसपास किया था। पाकिस्तान का एक प्लान है कि एक किस्म से का एक बने, लेकिन मैं एक बात एकदम से जी जी मारूफ रजा जी, आपकी आवाज़ टेक्निकल कुछ तकनीकी खराबी आ रही है। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए, और सही तरीके से किस तरीके से एक पूरा विश्व स्तर पर ये राजनीति है और कैसे तालिबान का जो अफगानिस्तान पर ये पूरा कब्जा है वो सुनियोजित और किस तरीके से आपने समझाया। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अब आपको बता दें कि काबुल से कमर्शियल फ्लाइट्स की जो आवाजाही है उसे रोक दिया गया है, और इसका कारण ये है कि कई देशों ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया है, और भारत की भी नज़र काबुल पर है और नई दिल्ली वहां से अपने कर्मचारियों को निकालने की जो तैयारियां हैं उसमें जुट गया है। अमेरिका ने भी अपने अभियान को फिलहाल तेज कर दिया है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वो काबुल हवाई अड्डे को अपनी निगरानी में ले रहा है। इसकी वजह से जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं उनकी आवाजाही को बंद कर दिया गया है। इसके लिए आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ने काबुल में 6000 सैनिकों को भेजा है, 6000 सैनिकों को वहां उतारा है ताकि लोगों को वहां से सुरक्षित अफगानिस्तान से निकाला जा सके। अमेरिका ने यह भी अपील की है कि जो बाहर जाना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। ये चीजें भी हैं कि जो अफगानिस्तान में रहना चाहता है वो रहे, लेकिन जो अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहता है उसे जाने की अनुमति दी जाए। वहीं कनाडा ने काबुल में अपने एम्बेसी ऑपरेशन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें तो उसने अपने नागरिकों को जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालने की वो कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन ने कहा है कि तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार के रूप में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। Trying to do now is to concert the rest of the like-minded around the world, of whom there are a great many, to make sure that we don't prematurely, bilaterally recognize a new government in Kabul without forming a common view and setting the same conditions about how that government should behave. और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जिस तरीके से तेजी से बदलाव हो रहा है, भारत उस पर अपनी नजर बनाए हुए है। आपको ये भी बता दें कि काबुल से उड़ान भरने के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट कल शाम 129 यात्रियों को लेकर राजधानी दिल्ली पहुंची। सूत्रों की माने तो काबुल से भारत आने वाली ये आखिरी कॉमर्शियल फ्लाइट हो सकती है। साथ ही दिल्ली पहुंचने पर जो विमान में यात्री थे उन्होंने कहा कि काबुल पर तालिबान के टेक ओवर और अफगानिस्तान की राजधानी के हालातों के बारे में भी उन्होंने बातचीत की। As far as I came from Kabul, so the Kabul was occupied by Taliban, and I think there will be a new government. There will be a new government, maybe a new settlement. So yet it's not clear who will be next president, what will happen. So everyone is waiting. ट्रैफिक जाम बहुत था एयरपोर्ट के टाइम पे जब हम लोग आ रहे थे, बट मोस्टली वहाँ पे स्टेबल ही है। जहाँ तक मैंने देखा है इट्स स्टेबल। काबुल में कोई फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं चला। फोर्सेस हैव सरेंडर्ड टू द तालिबान ऑन अ पीसफुल नोट। लेडीज के लिए खतरा है क्या 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 डर है? सबके लिए मामी जान। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का भारत पर क्या असर होगा। भारतीय नागरिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में द्विपक्षीय संबंध कैसे रहेंगे, भारत के लिए इन सब के साथ बहुत सारी चिंता है। जी बिल्कुल श्वेता, अपने दर्शकों को सबसे पहले हम बता देते हैं कि आखिर अफगानिस्तान में जो कुछ देखने को मिल रहा है उसका सीधा असर भारत पर कैसे पड़ता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो दक्षिणी अफगानिस्तान का हिस्सा है वो कई आतंकी संगठनों का एक तरीके से गढ़ है, जिसमें कि लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद भी शामिल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया है, उनका वर्चस्व स्थापित हो गया है,
क्या इसकी वजह से दक्षिणी अफगानिस्तान में फल फूल रहे आतंकी संगठन भारत में अपनी कार्रवाई को और अपने काम को और ज़्यादा तेज़ी से अंजाम देंगे? ये एक बड़ा खतरा है भारत के ऊपर और बड़ी चुनौती भी है। साथ ही साथ आपको बताते हैं आगे क्या बड़ी चिंताएं हैं भारत के सामने जो कि सामने आ सकती हैं अफगानिस्तान की इस क्राइसिस की वजह से। द्विपक्षीय रिश्ते कैसे हों अफगानिस्तान के साथ अब भारत के, ये एक बड़ी चिंता है भारत के सामने। आपको याद दिला दे कि अफगानिस्तान और भारत हमेशा से ही करीबी देश रहे हैं। उनके बीच में जो रिश्ते रहते हैं वो ज़्यादातर दोस्ती वाले ही रहते हैं और पिछले 20 साल की अगर बात करें, जब तक अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक सरकार चल रही थी तब भी भारत के साथ अच्छे ही रिश्ते बना के रखे थे अफगानिस्तान ने। मगर अब चूंकि तालिबान इस पूरे देश पर काबिज हो चुका है, भारत के सामने सबसे बड़ा ऊहापोह की स्थिति ये है कि आखिर उन्हें द्विपक्षीय रिश्तों को कैसे आगे बढ़ाना है। क्या भारत सरकार आगे चलकर आगे बढ़कर तालिबान से बातचीत करेगी और रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिश करेगी या फिर उनका रवैया कुछ और रह सकता है? ये भी एक बड़ी चिंता है जो कि भारत के सामने है। साथ ही आपको ये भी याद दिला दें कि भारत अफगानिस्तान में पिछले कई सालों से कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, साथ ही काम भी कर रहा है। उनके भारत के कई सारे ऐसे नागरिक हैं जो कि इस समय अफगानिस्तान में जाके इन प्रोजेक्ट्स में काम भी कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या तालिबान के आने के बाद इन सभी प्रोजेक्ट्स पर की जो रफ्तार है वो थम जाएगी? इन प्रोजेक्ट्स का भविष्य क्या होगा? इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक और चिंता जो भारत के सामने है उसके बारे में आपको बता दें। अब भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उन सभी के साथ एक तनावपूर्ण रिश्ता स्थापित हो गया है भारत का। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, चीन की और अब अफगानिस्तान की, ये तीन बड़ी चिंताएं बनकर उभरे हैं और ये तीनों ही देश भारत को घेरे हुए हैं हर कोने से। आपको बता दें कि ये बड़ी चिंता है इस समय भारत के सामने कि क्या तालिबान के आने के बाद चीन और पाकिस्तान जो हमेशा से भारत को एक तरीके से नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं, उनके जो इरादे हैं उनको क्या बल मिलेगा तालिबान के आने की वजह से? ये एक बड़ा सवाल है और बड़ी चिंता की रेखा है जो कि इस समय भारत के सर पर दिखाई दे रही है। तो ये कुछ ऐसे बड़े सवाल हैं श्वेता जिनके की जवाब मिलने अभी बाकी हैं और जाहिर सी बात है भारत सरकार इसीलिए अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उस पर करीबी नजर बनाए हुए है।